तो ये गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्सन क्या होता है बेसिकली। तो यार रिकर्सन हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं प्रैक्टिकल यूज़। तो यार सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपका नाम है कुछ सपोज दैट हरी, ओके हरी, और यहाँ पे एक लड़की बैठी है रीना, ठीक है, और बीच में कई सारी सीटें हैं, आप ये उस सीट पे बैठी, आप इस सीट पे बैठे हो और ये है आपका क्रश, ठीक है। आप चाहते हो इसको लव लेटर देना, अपने दिल की बात कहना, ठीक है। अब ये बताओ क्लास चल रही है, सबसे सही मौका लव लेटर देने का है क्लास में, क्योंकि क्लास में वो थप्पड़ नहीं मार सकती आपको, ओके, और आप लव लेटर भी पहुंचा सकते हो। तो ये बताओ उठ के जाके दे दोगे क्या? नहीं दे सकते क्योंकि टीचर खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। उठ के दोगे तो मार पड़ेगी टीचर से। तो आप क्या करोगे? आप अपने बगल वाली सीट को अपना लेटर दे दोगे, ये इसके बगल वाले को दे देगा, इसके बगल वाले को, इसके बगल वाले को, इसके बगल वाले को। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। आप जब अपने बगल वाले को बोलोगे, दोगे लेटर, तो ये बोल के दोगे कि भाई अपने आगे वाले को पास कर देना, ठीक है, अपने आगे वाले को पास कर देना, और इससे बता दोगे कि मुझे यहाँ इसके रीना तक पहुँचाना है लेटर, ठीक है। तो पास होता जाएगा। ये लड़का इससे सेम चीज़ बताएगा, ये इससे बताएगा, ये इससे बताएगा, ठीक है। पहुँचते पहुँचते रीना के जस्ट पीछे वाली सीट पे जो बंदा बैठा होगा उसके बाद लेटर पहुँचेगा और ये रीना को दे देगा। अब रीना किसी को नहीं ट्रांसफ़र करने वाली, क्योंकि रीना के लिए ही ये क्या था, ये लव लेटर था, ठीक है। अब रीना ने उस लेटर को पढ़ा, पढ़ने के बाद रीना कुछ रिस्पॉन्स भी तो देगी, बताएगी कि हाँ है कि ना है, ठीक है। अब रीना कैसे बताएगी? चिल्ला के तो बता नहीं सकती क्लास में। रीना अपने बगल वाले को बोलेगी हाँ कि ना। सपोज दैट इसने हाँ बोल दिया, हरी बहुत खूबसूरत लौंडा था तो रीना ने हाँ बोल दिया, तो इसने हाँ बोला इस लड़के के पास, ठीक। अब यार ये बगल वाले लौंडा हो सकता है कि बहुत सच्चा हो या हो सकता है झूठा हो। तो अगर ये बगल वाला लौंडा सच्चा होगा तो ये सिंपली बोल देगा कि हाँ रिटर्न में हाँ आया है, रिटर्न में हाँ आया है, रिटर्न में हाँ आया है, हाँ आया है। लेकिन हो सकता है जो बगल वाला लड़का हो ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का हो, ये हाँ ना बताए, कुछ अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के बगल वाले को बोल दे। क्या बोल दे हाँ भाई, और कुछ एक्स्ट्रा सीन की कल मिलना पार्क में या इतने बजे बुलाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने से ऐड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना जब कोई रूमर फैलता है तो कैसे फैलता है कि अगर छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात, लोग उस पर मसाला लगा लगा के बड़ी बनाते रहते हैं, बड़ी बनाते रहते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, रिकर्सन का भी सेम यही मामला है। हरी को अपना काम करवाना है, लेटर रीना तक पहुंचाना है। वो डायरेक्टली रीना को लेटर नहीं दे सकता। डायरेक्टली जो बंदा दे सकता है वो रीना के जस्ट पीछे वाला बंदा इसको डायरेक्टली लेटर दे सकता है, हरी डायरेक्टली नहीं दे सकता। तो हरी क्या करेगा? अपने से बगल वाले को देता रहेगा। जैसे जैसे बगल वाले को लेटर मिलता आ रहा है, ये देख रही है डिस्टेंस कम होती जा रही है, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, यानी हर बार अब हरी इस तरफ भी लेटर पहुंचा सकता था, लेकिन इस तरफ देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए उसने रीना के साइड पे लेटर पहुंचाया जिससे डिस्टेंस घटती जाए और एक टाइम पे रीना के बगल वाले को लेटर मिल जाए और वो बगल वाला रीना को लेटर दे दे। सिंपल। तो ये था हम लोग का बेसिकली हिसाब किताब, इसी का मतलब है रिकर्सन। अभी हम लोग क्वेश्चन से और फंक्शन से थोड़ा समझते हैं। इससे पहले यार हम लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम किया है। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? अगर मैंने बोला कि ये बताओ फैक्टोरियल ऑफ 4, तो 4 को क्या लिखोगे? 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, यही होता है, यानी 24, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है, तो आप बता दो फैक्टोरियल ऑफ 1 1 ही होता है। फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है, ठीक है। अगर आपको फैक्टोरियल ऑफ 2 बताना है, यहाँ से शुरू करता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ 1 अगर किसी ने पूछा तो आप 1 बता दोगे। किसी ने पूछा ये बताओ फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होता है, तो आपने कहा फैक्टोरियल ऑफ 2 2 × 1 होता है। फिर किसी ने पूछा फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होता है, तो आपने उसे बताया 3 × 2 × 1 होता है। फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या होता है? 4 होता है 4 × 3 × 2 × 1। इतनी बात समझ में आती है, बेसिक बात है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको 2 × फैक्टोरियल ऑफ 1 लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 3 × फैक्टोरियल ऑफ 2 लिख सकता हूँ? क्या इसको मैं 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3 लिख सकता हूँ? ये बात समझ में आती है, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 3 यही तो है। तो अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड करना है, फैक्टोरियल ऑफ n फाइंड करना है, तो मुझे बेसिकली फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है? n × n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल n होता है n × फैक्टोरियल ऑफ n-1 का फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 4 क्या था? 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3। तो बेसिकली अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पता करना है तो मुझे उससे पहले वाले नंबर का फैक्टोरियल पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग
आइटरेटिव मेथड में क्या करते थे, एक एक नंबर एक्स्ट्रा बड़ा बड़ा के मल्टीप्लाई करते जाते थे। अब हम लोग यही सेम काम रिकर्सन से करने वाले हैं। हम लोग रिकर्सन से कैसे करेंगे, तो रिकर्सन से यार अभी मुझे पता है कि सेम ही काम बार बार हो रहा है। यानी अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 पूछूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। फैक्टोरियल ऑफ 1 पूछूं तो भाई साहब फैक्टोरियल ऑफ 1 ही वो ऐसा है जो मुझे डायरेक्टली आंसर आप बता सकते हो। अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 पूछूं तो उसके लिए आपको फैक्टोरियल ऑफ 2 पता होना चाहिए। नो फैक्टोरियल ऑफ 2 पूछूं तो आपको फैक्टोरियल ऑफ 1 पता होना चाहिए। तो अगर मैं आप क्या करने वाला हूँ, मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ डेफ ऑफ फैक्ट नाम का, ठीक है, फैक्ट नाम का फंक्शन बनाने वाला हूँ। इसमें अगर आप कोई नंबर पास करोगे, ठीक है, आपने एक n नंबर पास किया तो वो मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, अगर वो नंबर मेरा 1 हुआ, ठीक है, तो मुझे पता है इसका आंसर 1 है। तो अगर मेरा वो नंबर 1 के बराबर है, इसका मतलब मुझे क्या देना है, मुझे रिटर्न कर देना है 1, ठीक है। तो अगर आपने फैक्टोरियल ऑफ 1 पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सिंपली 1 आ जाएगा, ये रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। एल्स दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो 2 का पूछे या 3 का पूछे, 5 का पूछे, 7 का पूछे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसने कोई और नंबर का पूछा तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। ये बात समझ में आई। तो क्या मैं रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। समझ में आया। मुझे पता नहीं कि फैक्टोरियल 4 की क्या वैल्यू होती है, तो मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन से, जिस फंक्शन ने फैक्टोरियल ऑफ 4 की वैल्यू करी, उसी फंक्शन से मैं फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू कर लूँगा। फैक्टोरियल ऑफ 3 को नहीं पता कि 3 की क्या वैल्यू होती है, तो ये क्या कर देगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 से पूछ लेगा। 2 को नहीं पता कि फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, तो ये 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू पता कर लेगा। जैसे ही हम लोग ने एग्जांपल में किया था, हरी को रीना तक कोई बात पहुंचानी है तो डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकता, पर अपने से बगल वाले से तो पूछ ही सकता है ना। एक टाइम पे ये बंदा आ जाएगा और ये बंदा डायरेक्टली रीना को दे देगा लेटर, और रीना से डायरेक्टली रिस्पॉन्स ले लेगा। सेम काम मेरा 1 कर रहा है। अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 1 से पूछूं तो मेरा डायरेक्टली काम हो जा रहा है। अब ये किसी बगल वाले बंदों को नहीं बताने वाला, ये डायरेक्टली रीना को दे देगा लेटर। ये बात समझ में आती है। तो अगर इसका हम लोग कोड बनाएं तो कोड इसका कैसे बनेगा, कोड इसका ऐसे बनेगा कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ, और फंक्शन का नाम हम लोग फैक्ट रख लेंगे। अगर इसने मुझे n वैल्यू पास हुई, तो अगर मेरी n की वैल्यू 1 के बराबर है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली 1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 है तो बेसिकली 1। एल्स मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, एल्स मैं रिटर्न कर दूंगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। नाउ अगर मुझे प्रिंट कराना हो फैक्टोरियल ऑफ 4, तो ये मुझे क्या प्रिंट देगा, ये मुझे देगा 24, 4 3 जा 12 इंटू 2, यानी ये मुझे देने वाला है 24। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया फैक्टोरियल रिकर्सन से कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने इससे पहले आइटरेटिव मेथड से देखा था। अब यार फैक्टोरियल का जो सबसे बेसिक एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा फिबोनाची सीरीज़। अब फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, बेसिकली एक ऐसी सीरीज है जो 0 से स्टार्ट होती है, जिसका पहला नंबर 0 है, अगला नंबर मेरा 1 है, ठीक है। और इसके बाद क्या, हर आगे के जितने नंबर हैं वो पिछले 2 नंबर के सम होते हैं। तो मेरी सीरीज कुछ ऐसे बनेगी 0 1 1, इन दोनों का सम 2, इन दोनों का सम 3, 5 8 13, ओके 3 5 8 13 और 13 8 21, ऐसे डॉट 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 चलती जाएगी। तो ये मेरी ये मेरी फिबोनाची का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, डॉट 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 डॉट। सपोज दैट यहाँ 100 टर्म तक मुझे जाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 99वां टर्म क्या होगा, यानी 99th टर्म क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो डायरेक्टली? आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि 99th नंबर को फाइंड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पिछले 2 टर्म आने चाहिए, क्योंकि अगला टर्म तभी निकलता है जब मुझे पिछले 2 टर्म मुझे पता होते हैं बेसिकली। तो 99, अगर मुझे फिबोनाची 99 यानी 99 का फिबोनाची निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे 98 का फिबोनाची पता होना चाहिए, और मुझे किसका फिबोनाची पता होना चाहिए, 97 का। तो फिबोनाची ऑफ 98 प्लस फिबोनाची ऑफ 97, ये 2 वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं फिबोनाची ऑफ 99 निकाल सकता हूँ। अब जरा एक काम करते हैं, इसका आइटरेटिव मेथड क्या होगा। आइटरेटिव मेथड में मैं ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें पहला टर्म भर लेता हूँ 0, बी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें पहला टर्म भर लेता हूँ 1। अब ये बताओ अगला कौन सा टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, अब हमें चाहिए तीसरा टर्म।
तो एक बात देखो कि सेम टाइप का काम हो रहा है, सेम टाइप का काम हो रहा है कि हर बार अगर मुझे तीसरा टर्म निकालना है तो पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम ही तो तीसरा टर्म होगा। अगर मुझे 8वां टर्म निकालना है तो तीसरे टर्म और 5वें टर्म का सम ही तो 8वां टर्म होगा। तो मैं लूप कर सकता हूँ। बेसिकली लूप में भी तो सेम ही काम होता है ना, बार बार अगर चीज़ें रिपीट हो रही हैं, सेम काम रिपीट हो रहा है, तो वो काम हम लूप से कर सकते हैं बेसिकली। तो देखो हम लोग लूप से वही काम कर रहे हैं। मैं एक लूप चलाता हूँ आई इन, कहाँ तक चलाना है? अब देखो लूप स्टार्ट कहाँ करना है। अगर मेरी ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, और अगर मुझे सी पता करना है जो कि ए प्लस बी होता है, अगर मुझे सी पता करना है ए प्लस बी होता है तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, और सी मेरा क्या है? यहाँ पे तीसरा टर्म है क्योंकि इन दोनों का सम है। तो बेसिकली मैं यहाँ से 3 से स्टार्ट करता हूँ, ताकि जब यहाँ पे मैं c इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखूँ तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 है जो कि तीसरी टर्म हो सके। तो आई की जो वैल्यू होगी, ये मेरा लूप, इस लूप में c में वो वैल्यू रखी होगी। i की वैल्यू मेरी 3 है तो यहाँ पे c में क्या वैल्यू रखी होगी? 1 रखी होगी, यानी c की वैल्यू 1, यानी फर्स्ट थर्ड टर्म की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, और इससे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा a कॉमा बी इज इक्वल टू, मैंने दे दिया 0,1, यानी a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है। c की वैल्यू मैंने पहली लाइन लिखी कि a प्लस बी हो जाए। अब देखो यहाँ पे देखो a की वैल्यू मेरी क्या थी? a b c 3 वैल्यू है, इसकी वैल्यू मेरी 0 है, इसकी वैल्यू मेरी 1 है, इसकी वैल्यू मेरी 1 है। अब अगली बार जब ये लूप चलेगा, ठीक है, तो मुझे वापस से c की नई वैल्यू चाहिए होगी। नई वैल्यू कैसे मिलेगी? अगली वैल्यू मुझे 4th वैल्यू चाहिए, तो अगली वैल्यू मुझे c की ये वाली वैल्यू चाहिए रही होगी अगले लूप में। जब अभी ये तो चल चुका ना, c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो थर्ड में मुझे मिल गया बेसिकली। अब मुझे अगली वैल्यू चाहिए, तो जब ये लूप वापस चलेगा तो मुझे c की वैल्यू वापस से a प्लस बी करना पड़ेगा। तो यार ये बताओ, a और b की वैल्यू कुछ अपडेट होनी चाहिए ताकि अगली बार c की वैल्यू कोई और है। तो कैसे अपडेट होनी चाहिए? अगर मेरे नंबर कुछ ऐसे हैं 3, स्टार्टिंग में a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो c की वैल्यू मेरी ये निकल गई। अगली बार जब लूप चलेगा तो मुझे c की वैल्यू 2 चाहिए, बेसिकली 2 ही तो चाहिए क्योंकि चौथा टर्म 3 के बाद 4 आएगा, तो चौथा टर्म मुझे c में चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा? a और b को एक एक बढ़ा दूंगा, यानी a मेरा ये हो जाए, b मेरा ये हो जाए, ताकि अगली बार मेरा c ये हो जाए। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है। तो देखो a की वैल्यू ये रखी थी, b की वैल्यू ये रखी थी, c की वैल्यू ये रखी थी, ये a था, ये b था, ये c था। अब मुझे क्या करना है? मुझे b की वैल्यू क्या करनी है? अपडेट करनी है। b की वैल्यू ये करनी है और a की वैल्यू ये करनी है। तो सिंपल मैंने a को अपडेट किया, b कर दिया। अब a क्या हो चुका है? 1 हो चुका है, और b को अपडेट करके c कर दिया, b को अपडेट करके c कर दिया। यानी अगली बार जब ये लूप चलेगा तो a की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? a की वैल्यू 1 हो चुकी होगी और b की वैल्यू भी 1 हो चुकी होगी। यानी अगली बार जब लूप चलेगा तो c की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, और उस टाइम पे i की क्या वैल्यू रही होगी? उस टाइम पे i की वैल्यू 4 रही होगी। c की वैल्यू 4th टर्म ही तो मेरा 2 है। ये बात समझ में आती है ना? अब देखो ये लूप मुझे कहाँ तक चलाना है? मुझे सपोज दैट 100 का चाहिए, तो मैं 101 तक चलाऊंगा ताकि i की वैल्यू लास्ट वाले में 100 हो जाए, और 100 हो जाए तो मुझे c की वैल्यू वहाँ मुझे आंसर मिल जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मैं बेसिकली फेबनेकी सीरीज़ का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। तो इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। तो ये हो गया मेरा कमेंट। अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैं करने वाला हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया? a की वैल्यू ले ली 0, और b की वैल्यू क्या ले ली? b की वैल्यू ले ली मैंने 1 ले ली। तो a की वैल्यू मैंने 0,1, ठीक है। नाउ मैं फॉर लूप चलाऊंगा, i इन रेंज कहाँ से चलाऊंगा? 3 से चलाऊंगा। मुझे 100 की चाहिए तो मैं 101 तक जाऊंगा, और हर बार c की वैल्यू क्या कर दूंगा? a प्लस बी कर दूंगा, a की वैल्यू क्या कर दूंगा? b कर दूंगा, और b की वैल्यू c कर दूंगा, ताकि अगली बार c मेरा अपडेट हो सके। हर बार a और b की वैल्यू अपडेट हो रही है और c की वैल्यू दोनों का सम हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग कराते हैं प्रिंट c कराते हैं, और ये मुझे 100 तक की वैल्यू होगी, ठीक है। तो कुछ काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, थोड़ी छोटी, एक काम करते हैं छोटा करते हैं ताकि हमें दिखे भी। तो सपोज दैट मैं 6 का निकालता हूँ। नो 6 की मेरी वैल्यू आ रही है 3। क्या देखो यार, 6 की वैल्यू मेरी 3 है, यहाँ देखते हैं। ओके, मेरी 6 की वैल्यू 3 है क्या? ओके, मैंने यहाँ पे क्या रखा है? मैंने यहाँ पे 6 रखा है, तो 5 तक चलेगा। 7 तक करते हैं तो 6 तक चलेगा। नाउ मेरी 5 है, और ये देखो मेरा जो 6th टर्म है वो मेरा 5 ही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म मेरा क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। अब सेम काम मैं रिकर्सन से कैसे करता हूँ? ठीक है, अगर मुझे रिकर्सन ऑफ या फेबनेकी सीरीज का 4th टर्म निकालना है, तो 4th टर्म क्या होता है? फेबनेकी सीरीज से पूछो कि ये बताओ 3rd टर्म कौन सा है, और इसी सीरीज से पूछो ये बताओ 2nd टर्म कौन सा है। तो इसे 3rd टर्म और 2nd टर्म क्या पता है? नहीं पता।
ये क्या करेगा, अपने से पीछे वाले से पूछेगा क्या फिबोनाची सीरीज़ को सेकंड टर्म पता है, बिल्कुल पता है, इसका सेकंड टर्म होता है 1 और इसका फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म होता है 0। तो फिबोनाची ऑफ 3 किससे पूछेगा, ये पूछेगा फिबोनाची ऑफ 2 से पूछेगा और फिबोनाची ऑफ 1 से पूछ लेगा। इसे पता है 2 की क्या वैल्यू है, ये 1 है, इसे डायरेक्टली 1 पता चल जाएगी और इसको क्या पता चल जाएगा, 2 की वैल्यू क्या है 1 है और 1 की वैल्यू बेसिकली 0 है। या एक और देखते हैं, जैसे मुझे 5 का पता करना है, तो 5 वाला क्या करेगा, 5 वाला कहेगा कि मुझे नहीं पता, तो मैं काम करता हूँ फिबोनाची ऑफ, एक काम करता हूँ FIB की जगह F लिखता हूँ, F ऑफ 4 से पूछेगा और F ऑफ 3 से पूछेगा, जो भी वैल्यू आएगी उसे जोड़ना ही तो है। F ऑफ 4 को नहीं पता तो ये F ऑफ 3 से पूछेगा और F ऑफ 2 से पूछेगा, इसको भी नहीं पता तो ये क्या करेगा, F ऑफ 2 से पूछेगा, F ऑफ 1 से पूछेगा, ये 3 किससे पूछेगा, F ऑफ 2 से पूछेगा, F ऑफ 1 से पूछेगा। यहाँ से 1 की वैल्यू क्या है 0 है, 2 की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ से रिटर्न होगा 1, यहाँ से रिटर्न होगा 1 और दोनों हर बार ऐड होते जा रहे हैं, तो 1 + 1 यहाँ से रिटर्न होगा 2। नाउ यहाँ से रिटर्न होने वाला है 0, यहाँ से रिटर्न होने वाला है 1, तो 0 + 1 मेरा यहाँ रिटर्न हो जाएगा 1। ओके, नाउ 5, क्या मैंने कहीं गड़बड़ करी है, देखो वापस से, फिबोनाची ऑफ 5, ओके, फिबोनाची ऑफ 5 मेरा 3 ही तो होता है, इसलिए देखो यहाँ पे 2 + 1 मेरा 3 आ गया, तो फिबोनाची ऑफ 5 मेरा 3 आ चुका है। अब सेम काम मुझे रिकर्सिव फंक्शन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, सिंपल, कोई बात नहीं, डेफ FIB फिबोनाची ऑफ सीरीज, अगर n नंबर पास करो, अगर मेरी इफ़ n इक्वल टू मेरा फर्स्ट के बराबर है, यानी मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 0 है, फर्स्ट टर्म मेरा 0 ही है। अगर वो चाहता है कि इफ़ n इक्वल टू 2 यानी सेकंड नंबर की बात कर रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा 1 रिटर्न कर दूंगा। एल्स, या इसके अलावा कोई कंडीशन हो, ये चल गया, ये चल गया, इन दोनों में रिटर्न नहीं हुआ, यानी n की वैल्यू 1 नहीं रही होगी, 2 नहीं रही होगी, यानी कुछ और रही होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, क्या रिटर्न कर दूंगा, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। सिंपल, ये हो गया अपन का प्रोग्राम। हम लोग इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से, तो इससे एक काम करते हैं, पहले वाले को कर देते हैं कमेंट, ठीक है, पहले वाले को मैंने कर दिया है कमेंट। ना अभी मुझे चाहिए फिबोनाची ऑफ कोई नंबर चाहिए, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ, और डेफ में फिबोनाची ऑफ सीरीज़ n पास कर दूंगा। अगर मेरी n की वैल्यू मेरी 1 है, यानी फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा। अगर n की वैल्यू मेरी 2 है, यानी सेकंड नंबर की बात हो रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, ओके, यहाँ मैंने गलत करा है, यहाँ मैं रिटर्न 1 करूँगा, यहाँ मैं रिटर्न 0 करूँगा, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई कंडीशन पास नहीं होती है, यानी n की वैल्यू कुछ और रही होगी, यानी मुझे और n की वैल्यू पे क्या रिटर्न करना है, मुझे n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 रिटर्न करना है। तो ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ कि फिबोनाची ऑफ 6 बताओ। एक काम करो, फिबोनाची ऑफ 6 की क्या वैल्यू होगी वो मुझे बताओ, यानी छठा टर्म कौन सा होगा। तो इसने मुझे क्या आंसर दिया है, फिन इज़ नॉट डिफाइन, ओके, मैंने यहाँ पे फिन लिख दिया है, मुझे यहाँ पे फिब लिखना है। सो फिन इज़ नॉट डिफाइन, मैंने कई जगह फिन लिखा है क्या, ठीक है, 9 हर बार, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं छठा टर्म क्या है, 5 है। अगर मैं यहीं पे 5 पास करूँ ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। मेरा आंसर क्या आने वाला है, मेरा आंसर आने वाला है 3, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर 3 आ रहा है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो शेयर कर दो, और अगर कहीं और से इस चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए कोड विथ आर।